In this video we will discuss class 10th topic light। तो इस टॉपिक में हम लाइट को डिस्कस करेंगे। तो लाइट को जो हम डिफाइन करेंगे, तो लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी which enables us to see object and colors around us। तो लाइट क्या है? लाइट है फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट एंड कलर्स अराउंड अस। तो लाइट की मदद से हम किसी ऑब्जेक्ट को, अपने आसपास के ऑब्जेक्ट को देखते हैं और नेचर के कलर्स को हम देखते हैं, ऑब्जेक्ट के कलर को देख पाते हैं। तो लाइट को हम कुछ और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। लाइट वेव का फॉर्म है। लाइट का डुअल नेचर होता है। लाइट को हम पार्टिकल नेचर में भी कंसीडर कर सकते हैं, वेव नेचर में भी कंसीडर करते हैं। आइंस्टाइन और न्यूटन के हिसाब से लाइट जो है स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है। आइंस्टाइन ने लाइट को फोटोन का पार्टिकल्स बोला है और न्यूटन्स ने करपसल्स का नाम दिया था। लाइट इज़ फॉर्म ऑफ लाइट रे इज़ द स्ट्रीम ऑफ करपसल्स। ये स्टोरी ऑफ लाइट में है। लेकिन दूसरे साइंटिस्ट जैसे कि बहुत सारे साइंटिस्ट, उनमें से क्रिश्चियन हाइजेंस नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने लाइट को वेव नेचर बोला। फिर मैक्सवेल ने लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करार दिया, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो लाइट का भी स्पीड होता है। और उसने कुछ इक्वेशंस ला बनाया जिससे उसने नोटबुक पर ही कैलकुलेट कर दिया स्पीड ऑफ लाइट, और हर्ट्ज की मदद से एक्सपेरिमेंटली भी उसको प्रूफ कर दिया। तो हम लोग यहाँ पर मेनली क्लास 10th के हिसाब से पढ़ेंगे। तो इसमें जो वेव के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं इसको, क्योंकि फाउंडेशन में भी तो पूछा जा सकता है आपका। तो यहाँ पे लिखेंगे लाइट इज नॉन मैकेनिकल वेव। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, नॉन मैकेनिकल वेव है क्या चीज़? तो नॉन मैकेनिकल वेव उस वेव को कहते हैं जिसको प्रोपगेट, जिसको ट्रैवल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए स्पेस में या किसी मीडियम में, मतलब उसको मीडियम का ज़रूरत नहीं होता है, उसको बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा दो तरह का वेव, एक मैकेनिकल वेव जिसको मीडियम की ज़रूरत नेसेसरली चाहिए, और एक होता है नॉन मैकेनिकल वेव जिसको मीडियम का नेसेसरली ज़रूरत नहीं है। मिल गया तो भी ठीक है, नहीं भी मिला तो भी ठीक है, प्रोपगेट करने के लिए उस वेव को। तो जो वेव को मीडियम चाहिए प्रोपगेट करने के लिए उसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव, और जिस वेव को मीडियम नहीं चाहिए, नेसेसरली मीडियम का ज़रूरत नहीं है, उसको बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। तो लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है, वाटर में भी ट्रैवल कर सकता है, ग्लास में भी ट्रैवल कर सकता है। इसीलिए इसको हम, मीडियम है तो भी ट्रैवल करेगा, मीडियम नहीं है तो भी ट्रैवल करेगा, तो इसीलिए इसको नॉन मैकेनिकल वेव कहते हैं। तो लाइट इज नॉन मैकेनिकल वेव विच कैन travels
both in medium as well as in वैक्यूम। ठीक है, तो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है, मीडियम में भी ट्रैवल कर सकता है लाइट, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, नॉन मैकेनिकल वेव पड़ा इसका नाम। ठीक, अब जो दूसरा कंडीशन है इसका, ठीक है, लाइट हैज़ ट्रांसवर्स नेचर। लाइट वेव का अगर ये वेव है तो ये ट्रांसवर्स वेव है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो लाइट हैज़ ट्रांसवर्स नेचर, तो ये ट्रांसवर्स वेव के तरह बिहेव करता है। लाइट हैज़ ट्रांसवर्स नेचर। तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, जो वेव दो तरह के होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, लाइट का नेचर क्या है, एक ट्रांसवर्स वेव और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल क्या करता है, अगर वेव इधर फ्लो कर रहा है तो पार्टिकल जो या वेव कैरियर जो है, मीडियम पार्टिकल या वेव कैरियर जो भी है, वो वेव फ्लो के परपेंडिकुलर में ओसिलेट करता है अबाउट मीन पोजीशन पे, तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ये हुआ वेव का डायरेक्शन, वेव फ्लो ऐसे कर रहा है। ठीक है, तो इसी में ये ऊपर नीचे ट्रांसवर्स कर रहा है, तो ट्रांसवर्स नेचर लाइट का भी होता है। और मान लेते हैं अगर ये वेव का फ्लो का डायरेक्शन है, तो वेव पार्टिकल्स जो है या वेव का ढोने वाला जो वेव कैरियर है, वेव कैरियर वेव पार्टिकल मीडियम पार्टिकल ये हमेशा नहीं हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, लाइट के केस में कुछ और है। तो ये इसका मेन पोजीशन है, तो वेव तो किधर जा रहा है, वेव तो इधर जा रहा है, तो मीडियम पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्स नेचर है, ट्रांसवर्स वेव। तो लाइट ऐसा ही है, लाइट के पास मीडियम पार्टिकल तो नहीं है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में 90 डिग्री पर ट्रांसवर्स ये करता है, ओसिलेट करता है। ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, ये फिर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक, तो इस तरह से ये आपस में 90 डिग्री पर होता है। कौन सा, लाइट वेव, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो दो कंपोनेंट है, दोनों 90 डिग्री पर है, और वेव फ्लो इधर हो रहा है तो उस पर वर्टिकली क्या कर रहा है, फ्लिप कर रहा है, ओसिलेट कर रहा है। यहाँ मीडियम पार्टिकल तो ओसिलेट नहीं कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ओसिलेट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कलर देता है लाइट को। ठीक है, तो लाइट का नेचर जो है वो ट्रांसवर्स वेव का नेचर है। आप इसको वेव ऑप्टिक में क्लास 10th में क्लास 12th में पढ़ोगे इसको अच्छे से। ठीक, तो वेव ऑप्टिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक सेपरेट चैप्टर है, तो वहाँ पर आप इसको पढ़ोगे। अब जो है हम बात कर रहे थे लाइट का, तो लाइट का नेचर है ट्रांसवर्स नेचर। आगे बढ़ते हैं, आप थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं, उसके बाद और आगे बढ़ेंगे। गंदा रह जाता है, ये दिक्कत है इसमें, तो चलिए साफ होता जाएगा। तो मेन पॉइंट्स आप लगाते रहते हैं हम लोग। क्लास 10 तक में हम लोग लाइट को मानते हैं
अब जितना पॉइंट है, नंबर हमको याद नहीं है, लिखते चलिए। लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये कहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग? लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं करता, अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाए, तो ओपेक ऑब्जेक्ट है क्या? ओपेक ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो लाइट को अपने से होकर ट्रांसमिट नहीं होने देता है, या एब्जॉर्ब कर लेता है या रिफ्लेक्ट कर देता है, उसको बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर अगर लाइट आ रहा है और ये ओपेक ऑब्जेक्ट उसके पाथ में आ जाएगा, तो क्या बनेगा? एक शैडो बनेगा। शैडो कितना लेंथ होगा? तो ये शैडो का लेंथ होगा, ये शैडो होगा, दिस इज शैडो। अगर लाइट ट्रैवल्स स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता तो ये ऐसे करके यहाँ पहुँच सकता था, तो ये सीधा जा रहा है इसीलिए ना शैडो बन रहा है, इस पार पार तो कर नहीं रहा है। तो लाइट यहाँ अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता तो लाइट यहाँ से मुड़ के ऐसे भी आ सकता था या इल्यूमिनेट कर देता। तो लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। अगर हम किसी स्ट्रेट पाइप से, ये क्लास 7 से लेकर 10 तक में स्ट्रेट लाइन पे जूम करेंगे, इसको बताने का ज़रूरत नहीं था, फिर भी चलिए आगे बढ़ गए तो बता देते हैं। अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर हम अपने आँख से इसको देख पा रहे हैं, तो क्या होगा? ये हमको दिखाई देगा, ठीक, ये चीज़ हमको साफ साफ दिखाई देगा। लेकिन अगर हम बेंट पाइप से देखेंगे किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे यहाँ पर बेंट पाइप है और इसको हम देखना चाहते हैं अपने आँख से, तो ये हमको दिखाई नहीं देता। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ लाइट स्ट्रेट लाइन में जाता है, अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता तो लाइट मुड़ के यहाँ तक चला आता, तो ऐसा हुआ नहीं। तो लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, जिसके कारण से यहाँ शैडो बनता है। तो यही है इसका कंसेप्ट। तो इसका एप्लीकेशन पे हम लोग पेरिस्कोप बनाते हैं। पेरिस्कोप क्या करता है? अंदर से, घर के अंदर से हम बाहर के ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं। सबमरीन में वाटर सरफेस पर, सबमरीन में पानी के अंदर में रह के, वाटर सी के अंदर में रह के उस सी के सरफेस पर क्या चीज़ है उसको हम लोग देखते हैं बाय द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। दो तरह का हम लोग लाइट स्टडी करते हैं, एक है रे ऑप्टिक, जिसमें हम लाइट को रे को बना कर समझते हैं, और दूसरा हम लोग वेव ऑप्टिक, जिसमें लाइट को हम लोग वेव मान के चलते हैं। तो हम लोग क्लास 10 तक रे ऑप्टिक को ही पढ़ेंगे, ठीक है। अगर ये सिंगल लाइट का रे है तो इसको बोलते हैं क्या? हम लोग रे बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बंडल ऑफ रे को लेंगे तो इसको बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। पैरेलल बीम ऑफ लाइट हो गया ये, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग या कन्वर्जेंट रे, इसको क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट रे। क्यों बोलेंगे कन्वर्जेंट रे? क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके मिलने वाला था, ठीक है। तो कन्वर्जेंट रे हुआ। अगर किसी एक पॉइंट से लाइट रे डाइवर्ज हो रहा है, दूर दूर जा रहा है, छितर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट रे। इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट रे। ये सब बेसिक कंसेप्ट हमको आगे काम आएगा, ठीक है।
लाइट और साउंड से मिक्स क्वेश्चन भी रहता है, जिसमें हमको कहता है जो लाइट का स्पीड वैक्यूम में सबसे ज़्यादा है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना है, उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, लिख लेते हैं इसको, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि मैक्सिमम स्पीड है। और किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड इतना स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकता है अभी तक की फिजिक्स की डिस्कवरी में। आइंस्टीन के हिसाब से कोई भी ऑब्जेक्ट का स्पीड ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट नहीं हो सकता है। ठीक, और एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो है आपको नियरली इतना ही है। ठीक है, उसका डाटा होता है 29678 कुछ ऐसे करके 10⁸ हो जाता है, मतलब 2.968 कुछ ऐसा करेंगे तो नियरली 3 के बराबर ही हो जाता है, और उसका एक्सपोनेंट 10⁸ ही रहता है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक नोट करने वाली बात और है जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वेरियस एग्जाम्स में, 9th क्लास और 10th क्लास को मिला के, तो उसमें पूछा जाता है व्हेन साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू वाटर, its speed increases, but when light travels from air to water, its speed is decreased। तो हमने क्या बोला, अगर साउंड जो है एयर से वाटर में जाएगा तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा। अगर साउंड आपको एयर से ग्लास में जाएगा तो उसका स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर लाइट एयर से वाटर में जाएगा तो उसका स्पीड डिक्रीज होने लगेगा, और ग्लास में जाएगा तो और ज़्यादा डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। क्लास 10 तक के लिए ये हो सकता है, दूसरे एग्ज़ाम के लिए भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी दिमाग में रखेंगे, इस पर क्वेश्चन बना जा सकता है। ठीक है, बनाया जा सकता है इस पर क्वेश्चन। तो हम लोग ये जाने, एक और पॉइंट है लाइट के लिए जिसको हम लोग को अर्ली डिस्कशन कर लेते हैं, तो वो है जब हम when any wave travels from one medium to another medium, its speed and wavelength, वेव मान के बात कर रहे हैं हम लोग, इट्स वेवलेंथ changes, but its
frequency remains सेम। सेम मतलब यहाँ हो गया कांस्टेंट, जो बदलता नहीं है। तो कहने का मतलब हो गया यहाँ पर जब लाइट जो है या कोई भी वेव, चाहे साउंड वेव हो चाहे लाइट वेव हो, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड बदल जाएगा, वेवलेंथ बदल जाता है। इस पर न्यूमेरिकल्स भी आता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी होता है। तो इस पॉइंट को आप दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। तो छोटा सा ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं आपसे अभी तक जो पढ़े। तो हमने ये देखा लाइट जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट एंड इट्स कलर अराउंड अस। उसके बाद हमने देखा लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, जिसका एग्जांपल है लाइट का हम लोग शैडो बनता है, ठीक है, क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में आता है इसीलिए ब्लॉक कर देता है, ओपेक ऑब्जेक्ट का शैडो बनेगा। दूसरा हमने देखा लाइट नॉन मैकेनिकल वेव है। नॉन मैकेनिकल वेव वो वेव है जिसको मीडियम का ज़रूरत नहीं है प्रोपेगेट करने के लिए, और मैकेनिकल वेव में मीडियम का ज़रूरत है। तो लाइट क्या है? मैकेनिकल वेव। तो न्यूटन्स और आइंस्टाइन ने बोला लाइट के पास जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर है। क्रिश्चियन हाइजेंस और दूसरा साइंटिस्ट था मैक्सवेल, ठीक है, जेम्स क्लार्क, मैक्सवेल। इन सभी के आधार पर लाइट जो है वो आपको नॉन मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। इसीलिए इसको मीडियम का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हमने देखा लाइट वेव जो है वो ट्रांसवर्स नेचर है। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं वेव कैरियर में। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो टाइम के साथ बदलता है, वो बदल कर वो टाइम के साथ बदलने वाला मैग्नेटिक फील्ड दे देता है, और मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बदल के वो इलेक्ट्रिक फील्ड में दे देता है। इस तरह से लाइट हमको वैक्यूम से भी अर्थ तक पहुंच जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट में कलर से रिलेटेड है, ठीक है। तो और जब कोई भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होता है। दूसरे पैरामीटर्स जैसे स्पीड और वेवलेंथ वो चेंज हो जाता है। तो ठीक है, अब जो है हम लोग पढ़ेंगे लाइट का फिनोमेना जो अकर्स होता है। क्लास 10th को ध्यान रखते हुए हम लोग लाइट के फिनोमेना को डिस्कस करेंगे। तो लाइट के जो फिनोमेना है, तो सबसे पहला फिनोमेना का नाम है, पहले लिख लीजिए, फिनोमेना ऑफ लाइट। क्या लिखिएगा? हेडिंग में दीजिए फिनोमेना ऑफ लाइट। जो भी घटनाएं हैं लाइट से रिलेटेड उसको बोलते हैं फिनोमेना ऑफ लाइट। तो इसमें जो है पहला फिनोमेना जो है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कहता क्या है? अच्छा, तो बाद में पहले नाम सब लिख लेते हैं। दूसरा होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तीसरा फिनोमेना होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मेरा हैंड राइटिंग उतना अच्छा नहीं होता है तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। फोर्थ वन जो होता है वो हम लोग पढ़ेंगे कलरफुल वर्ल्ड में, वो होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये वेव नेचर जैसा होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट।
तो इन सभी फिनोमेना को हम लोग पढ़ेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो सबसे पहला फिनोमेना जो है हमारे पास वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे शुरू करेंगे, बेसिक है थोड़ा सभी फिनोमेना का। तो चलिए वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फिनोमेना हमारे पास है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले डिफाइन करेंगे, फिर इसके बाद समझेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द बाउंसिंग the bouncing back of light when it strikes any surface is called reflection of light. Reflection of light. The bouncing back of light when it strikes any surface is called reflection of light. तो लाइट जब किसी सरफेस के साथ में, कोई ज़रूरी नहीं है जो वो स्मूथ सरफेस ही हो, किसी भी सरफेस के साथ वो रिफ्लेक्ट कर जाए, स्ट्राइक किया और ये रिफ्लेक्ट बैक हो गया, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चाहे वो रफ सरफेस हो, चाहे कोई भी सरफेस हो। मान लीजिए यहाँ पर आया और ये ऐसे करके निकल गया, तो ये भी क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुआ। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो कुछ टर्म्स है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जिसको लिखना है हमको, तो इसको बहुत ध्यान से रखना, याद रखना है। इसको बोलते हैं, जो आता है स्ट्राइक करने के लिए, तो उसको बोलते हैं, चलिए इसको अलग से लिखते हैं साफ करके, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग इसको लिखते हैं। ऐसा करते हैं, इसको साफ साफ करके यहीं पे लिख देते हैं। तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको, इंसिडेंट रे, दिखाई दे रहा होगा इंसिडेंट रे। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट्स बोलते हैं इंसिडेंस, इसको बोलते हैं इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो 90 डिग्री बना रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ, किसके साथ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल, इसको बोलते हैं नॉर्मल। ठीक, तो यहाँ पर इस एंगल को जो बोलते हैं ग्लैंसिंग एंगल या एंगल ऑफ ग्लैंस बोलते हैं। थीटा जी जो लिखा रहा है, थीटा जी को बोलते हैं ग्लैंसिंग एंगल। क्या बोलते हैं इसको, ग्लैंसिंग एंगल, ग्लैंसिंग एंगल। और लाइट रे, एक मिनट इसको अलग से समझते हैं। ठीक है, ये लाइट जो हमारा है, तो इसको तो बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, और ये क्या है, इंसिडेंट रे का ओरिजिनल रास्ता। ठीक, तो यहाँ से यहाँ लाइट पहले ऐसे जा रहा था, लाइट ऐसे जा रहा था, लेकिन ये अब ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब लाइट जो है यहाँ से यहाँ तक डेविएट हो गया। तो इसको जो बोलते हैं स्मॉल डेल्टा, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ
डेविएशन। ठीक, तो एंगल ऑफ डेविएशन हो गया ये, तो इसको भी दिमाग में रखिएगा। तो हम लोग यहाँ देखें, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे, और सरफेस के जस्ट जो 90 डिग्री बना रहा है उसको बोलते हैं नॉर्मल। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक का एंगल जो बना इसको क्या बोले, डेविएशन एंगल। ठीक, तो इसको भी दिमाग में रखेंगे। अब हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे चलते हैं, जो रिफ्लेक्शन के नियम कितने हैं उसको देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं उसको। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो है हमारे पास पहला नियम कहता है द इंसिडेंट रे point of incident normal and reflected ray all lies in same plane। तो ये जितने भी रिफ्लेक्शन के टर्म्स है, इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक, तो ये कोई प्लेन है जिस पे रिफ्लेक्शन होना है, ये इंसिडेंट रे है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, ये नॉर्मल के साथ कुछ बना रहा है। तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट, और एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, और उसके बाद ये टर्म क्या कहलाया था, एंगल ऑफ डेविएशन एंगल, और ये क्या कहलाता है, थीटा जी, एंगल ऑफ ग्लैंस। ठीक, तो यहाँ पर जो सेकेंड लॉ कहता है, मतलब ये जो कहता है, ये इंसिडेंट रे आई आर, ये रिफ्लेक्टेड रे कैपिटल आर आर, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल, सभी क्या है इस बोर्ड पर ही है। ऐसा नहीं है जो ये बोर्ड पे है और ये ऐसे बाहर में, ऐसा नहीं है, सभी किस पे है, एक ही बोर्ड पे है, एक ही प्लेन पर है, एक ही सतह पर है। तो ये पहला नियम रिफ्लेक्शन का होता है। दूसरा में कहता है फॉर एनी सरफेस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो किसी भी सरफेस पर अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किसी भी सरफेस के लिए वैलिड है, क्योंकि रिफ्लेक्शन के लिए एक पॉइंट चाहिए, तो एक पॉइंट पर आई बराबर आर हो जाएगा और उसी प्लेन पर रह जाएगा। ठीक, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड फॉर ऑल द सरफेस इज आइदर रफ, प्लेन, स्मूथ, कर्व, जो भी है उस सब पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है। तो ये हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर हम लोग समझते हैं जो ये क्या होगा। तो यहाँ पर ये हमारा कोई सरफेस है और यहाँ पर
ये इंसिडेंट रे है, ठीक, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ठीक, ये हमको 40 डिग्री दे रखा है, ठीक। तो यहाँ पर हमसे पूछा है फॉर गिवन सिचुएशन, क्वेश्चन है फॉर गिवन सिचुएशन व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक, एंगल ऑफ डेविएशन ये पूछा है, एंगल ऑफ डेविएशन लिख देते हैं वर्ड में, क्योंकि आप लोग नए बच्चे होंगे तो नहीं समझ, एंगल ऑफ डेविएशन ये पूछा है, इसको हमने ऐसे लिख दिया, और एंगल ऑफ ग्लैंस, एंगल ऑफ ग्लैंस कितना है, या ग्लैंसिंग एंगल क्या, एंगल ऑफ ग्लैंस कितना है ये पूछा है। तो हमारे पास 3 सब पार्ट है क्वेश्चन का, ठीक। तो सबसे पहले फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो एंगल आई हमको 40 डिग्री है, क्योंकि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल 40 डिग्री है, तो इसका मतलब एंगल आर भी कितना हो गया 40 डिग्री, आंसर। दूसरा हमसे पूछा है एंगल ऑफ डेविएशन, तो एंगल ऑफ डेविएशन है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना डिग्री का एंगल है, तो ये रोटेट रहेगा क्योंकि रे तो इधर आया नहीं, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये एंगल हमको फाइंड आउट करना है। तो लीनियर पेयर तो बन रहा है ये दिस प्लस सम ऑफ दिस टू, तो यहाँ पर इसको लेंगे एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस एंगल डेल, तीनों मिलकर 180 डिग्री होगा। तो एंगल आई वही चीज़ है जो एंगल आर है, और इनका वैल्यू हमने निकाला था ये 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस डेल इक्वल टू 180 डिग्री, तो हमारे पास 80 प्लस डेल कैन बी रिटन एज 180 डिग्री, दिस कैन बी फर्दर रिटन एज डेल इक्वल टू 100 डिग्री, आंसर। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन जो है इसका 100 डिग्री आ गया, ठीक। और जो हमको निकालना है इसमें एंगल ऑफ ग्लैंस, तो हमको ये वाला एंगल चाहिए थीटा जी, तो ये जो है 90 डिग्री है, तो थीटा जी प्लस आई इक्वल टू 90 डिग्री, दिस कैन बी रिटन एज थीटा जी जो है हमारा वो अननोन है, और आई जो है 40 डिग्री है, तो 90 दैट कैन बी फर्दर रिटन एज थीटा जी इक्वल टू 50 डिग्री, आंसर। तो पहला आंसर हमारा आया था 50, दूसरा 100 और तीसरा जो है 50 डिग्री, आंसर, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव है फिल इन द ब्लैंक्स, लॉज ऑफ, क्वेश्चन 2 कर लेते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड ऑन डैश, तो क्या लिखते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड ऑन all types of the surfaces, all types of reflecting surfaces, reflecting surfaces, ठीक। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है सभी सरफेसेस पर वैलिड है। हमने एंगल ऑफ डेविएशन को देख लिया, एंगल ऑफ ग्लैंस को देख लिया, ठीक। तो अब चलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन का जो एप्लीकेशंस है उसको देखने के लिए। तो पहला एप्लीकेशंस है प्लेन मिरर एंड इट्स वर्किंग, दूसरा है कर्व्ड मिरर एंड इट्स वर्किंग, ठीक। और
पेरिस्कोप में रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज करते हैं हम लोग। पेरिस्कोप से हम लोग बताए थे, जो किसी भी बिल्डिंग के अंदर से बाहर का ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। सबमरीन में अंडरग्राउंड होकर हम वाटर के सरफेस पर एनिमी या किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट, सेलिंग ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ पेरिस्कोप। आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा पेरिस्कोप, वो सब बताने की ज़रूरत अभी नहीं है। फ़िलहाल आप इसको दिमाग में रख सकते हैं, जो वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे या रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशन पर बेस्ड है, क्योंकि सीबीएसई कुछ भी रिलेट करके पूछ सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्लेन मिरर पर वर्क करते हैं। तो प्लेन मिरर को डिफाइन करते हैं हम लोग ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो ऑलमोस्ट प्लेन है। तो प्लेन मिरर को डिफाइन कर लेते हैं। प्लेन मिरर है क्या चीज़? तो प्लेन मिरर है दी मिरर whose reflecting surface is almost plane is called plane mirror। ठीक है, तो प्लेन मिरर जो आप घरों में यूज करते हो अपना फेस को देखने के लिए, उसको बोलते हैं प्लेन मिरर, क्योंकि उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो ऑलमोस्ट प्लेन होगा। ठीक है, वो कर्व्ड नहीं है। ठीक, तो अब जो है जनरली प्लेन मिरर देखने में कैसा होता है? तो ऐसा होता है। ठीक, ऐसा होता है प्लेन मिरर। ठीक, तो एक पीछे से सिल्वर्ड होता है, आगे से रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो अगर हम इसको सिंबॉलिकली लिखेंगे तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट अ प्लेन मिरर। तो पीछे वाला जो होता है वो सिल्वर्ड रहता है या पेंट रहता है, ये पेंट किया रहता है। ठीक, और ये वाला क्या सरफेस क्या होता है? यह रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है। तो ये सरफेस जो होता है ऑलमोस्ट प्लेन होता है। दुनिया में कोई चीज़ तो प्लेन नहीं होता, लेकिन इसको ऑलमोस्ट हम प्लेन मानते हैं। और इसका एक्चुअल लुक कैसा होता है? ऐसा होता है। और डायग्राम के लिए हम लोग इसको ऐसे यूज करेंगे, सिंपली ऐसे 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 कर देंगे। ठीक, आगे वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, तो प्लेन मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑलमोस्ट प्लेन होता है, तो इसीलिए इसको प्लेन मिरर कहते हैं। अब जो है हम लोग इसका यूज करके इससे इमेज कैसे बनेगा, तो चलिए इमेज वगैरह को डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज़ इमेज, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट, व्हाट इज़ रियल ऑब्जेक्ट, व्हाट इज़ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। चलिए पहले उसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर से हम लोग प्लेन मिरर में आ जाएंगे। ठीक, तो ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। एक होता है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, जिसके पास खुद का रोशनी होता है, खुद का लाइट होता है। फॉर एग्जांपल सन, अ बर्निंग कैंडल, दीज आर कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जो किसी दूसरे का लाइट से विजिबल होता है, जैसे हम लोग, चंद्रमा, मून या हमारी धरती, ये सब क्या है? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, इसके पास अपना लाइट्स नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट तो बात कर लिए, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो रोशनी जो ऑब्जेक्ट दे
उसको क्या बोलते हैं, रियल ऑब्जेक्ट। और जो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जो कहीं से अननोन रोशनी आ रहा होता है और उसका इमेज ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है, तो उसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो उसको देखेंगे। सबसे पहले इमेज है क्या चीज़। इमेज कहते हैं दी रेप्लिका ऑफ एन ऑब्जेक्ट formed by mirror, lens or other optical device or other optical device by help of reflection, refraction, etc या एक्सरे के थ्रू जो भी इमेजेस जो भी रेप्लिका बनता है उसको बोलते हैं इमेज। ठीक है। तो ठीक है, तो इमेज क्या है, रेप्लिका है। किस चीज़ का रेप्लिका है, तो ऑब्जेक्ट का है। कौन बनाता है, तो ऑप्टिकल डिवाइसेस बनाता है बाय हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हम लोग जान गए। तो अब जो है ऑब्जेक्ट हमको डिफाइन करना है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। चलिए समझा देते हैं इसको डिफाइन कैसे करेंगे। छोड़िए इसको, थोड़ा टफ है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, समझ जाएंगे तो उसको आप डिफाइन कैसे करेंगे वो देखिएगा। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये रोशनी हमको दे रहा है और यहाँ से हमको रे आ रहा है। ये वास्तविक में रे को भेज रहा है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट रहेगा इसको हम रियल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये दो रे जो आ रहा है, ये नंबर्स न्यूमरस रेज आएगा। इधर भी आ सकता था, इधर भी आ सकता है, पीछे भी जा सकता था। ये रे जो आ रहा है उस ऑब्जेक्ट के बारे में हमको पता है, तो इसको क्या बोलेंगे, रियल ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे, रियल ऑब्जेक्ट। अरे भाई, अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज भी बनेगा क्योंकि मिरर हमने रख दिया है। ठीक, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज करके हम लोग इमेज को बना लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर से इसको रिमूव करते हैं, यहाँ से रे डायग्राम खींचेंगे। तो सबसे पहली बात, रे बनाने के लिए और इमेज बनाने के लिए कम से कम हमको दो रे का जरूरत पड़ता है। तो इसको लिख लीजिए नोट में, टू फॉर्म एन इमेज of a point of an object at least two rays is needed। कम से कम हमको दो रे का ज़रूरत पड़ता है। किस चीज़ के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के किसी पॉइंट का इमेज बनाने के लिए। तो यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इससे कम से कम दो रे हमको चाहिए जिससे इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज हम बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक रे को ऐसे भेजा तो इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, और ये नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा। अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी अल्फ़ा होगा। तो इधर आके तो नहीं बनेगा अल्फ़ा, नॉर्मल के साथ एंगल जो रहता है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो नॉर्मल तो हमारा ये है, तो लाइट रे ऐसे करके चला जाएगा। ठीक,
और उतना ही जाएगा जितना बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो कुछ ऐसा जाएगा। तो ऐसे चला गया और ये भी क्या हो जाएगा, अल्फ़ा। ठीक, दिख रहा होगा। उसी तरह से यहाँ पर पॉइंट देंगे तो यहाँ पर भी ये एंगल अगर मान लेते हैं थीटा एंगल था, तो थीटा एंगल बना के ये बाहर ये निकलेगा, तो ये थीटा एंगल होगा। तो यहाँ पर ये दोनों रे तो रिफ्लेक्टेड रे तो मिला नहीं। ठीक, तो अब जो इसको अगर हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन में, रिफ्लेक्टेड रे के लाइन में, तो कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में मीट कर रहा है, या लगता है यहाँ से रे बाहर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर क्या बना, एक इमेज बना, और इस इमेज को हम लोग वर्चुअल इमेज बोलेंगे। इसको वर्चुअल इमेज हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ रे तो आ नहीं रहा है, हमको लग रहा है यहाँ से रे डाइवर्ज हो रहा है, ऐसे करके निकल गया, ऐसे करके निकल गया। तो दैट मीन ये जो हमारा ऐसे एकदम सीधा इसी में होना चाहिए था, इसी लाइन पे इसको। तो यहाँ पर जो है एक्चुअली में तो मीट तो नहीं कर रहा है, लग रहा है ये लाइट जो है यहाँ से आ रहा है, ये लाइट यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पर डाइवर्जिंग आउट हो रहा है, तो यहाँ पर इमेज बना है। तो इस इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहेंगे, क्योंकि इसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। पीछे में कोई लाइट है ही नहीं, मिरर के पीछे में आप रहते हो नहीं रहते हो, आपका इमेज रहता है नहीं रहता है, लेकिन आपको मिरर में देखते हो तो आपको लगते है पीछे में हो, तो उसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो ये रियल ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाया, तो वर्चुअल इमेज बनाया। कौन ऑब्जेक्ट का, रियल। अब एक ऑब्जेक्ट होता है वर्चुअल, कैसे, जैसे कि ये हमारे पास कोई प्लेन मिरर है, तो यहाँ पर ये रे डाइवर्जिंग है कि कन्वर्जिंग रे है, तो सिंपली हम लोग बात कर चुके थे, ये कन्वर्जिंग रे है, लेकिन ये कन्वर्ज होने से पहले प्लेन मिरर पर स्ट्राइक कर रहा है। अगर इसको मिलने दे दिया जाता, अगर ये मिरर नहीं होता तो ये यहाँ पे आके मिलता। ठीक है, तो यहाँ पर मिल रहा है, देखते हैं ये जो जहाँ पर ये कॉन्साइड कर रहा है दोनों रे, वर्चुअली कॉन्साइड कर रहा है, कॉन्साइड तो नहीं किया क्योंकि रिफ्लेक्ट होना है यहाँ से और यहाँ से रिफ्लेक्ट होना है। तो यहाँ पर अगर कॉन्साइड करता है तो ये किस तरह से बिहेव करता है, इसको हम देखते हैं, ट्राई करते हैं इसका क्या है। तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये नॉर्मल हो गया और ये भी क्या हो गया, नॉर्मल। तो यहाँ पर इस एंगल को अगर थीटा हम बोलेंगे तो नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे भी तो थीटा बनाएगा, तो थीटा बना रहा होगा, जा रहा है ऐसे करके, और यहाँ पर ये भी थीटा बना के जा रहा होगा। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर दो रे एक्चुअली में मीट कर रहा है। तो दो रे जब एक्चुअली में मीट करे या कन्वर्ज हो दो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन से पहले की बात नहीं, आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज हो, तो वहाँ जो इमेज बनेगा उसको बोलते हैं रियल इमेज। इसको क्या बोलेंगे, रियल इमेज। रियल इमेज, ये इमेज तो बना लेकिन ऑब्जेक्ट के बिना कैसे बन गया, कोई ना कोई तो ऑब्जेक्ट है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो दो रे मिल रहा है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा है, इसका इमेज यहाँ बन रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये किस ऑब्जेक्ट का इमेज है वो ऑब्जेक्ट नहीं पता है, तो इसको बोलेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा है,
क्योंकि इसका इमेज यहाँ बन रहा है रियल इमेज, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो हम देख पा रहे हैं प्लेन मिरर दो केस में इमेज बनाता है, एक रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज और एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज। तो हमेशा प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज ही नहीं बनाता है, कभी कभी रियल इमेज भी बनाता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज बनाता है। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है? कन्वर्जिंग रे के कारण बना हुआ, कन्वर्जिंग रे के कारण बना हुआ ऑब्जेक्ट को बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और प्लेन मिरर में वो हमेशा रियल ऑब्जेक्ट बनाता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए। तो इन बातों को लिख लेना है। अब हमारे पास दो तरह के इमेजेस बन गए, एक रियल इमेज, एक वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज कैसे बना? रियल इमेज बना जब दो रे रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन से पहले नहीं, रिफ्लेक्शन के बाद अगर किसी एक पॉइंट पर मिले तो वहाँ रियल इमेज बनता है। अगर रिफ्लेक्शन के बाद लगे जो वो किसी बिंदु से निकल के आ रहा है, किसी पॉइंट से निकल के आ रहा है, दो रे किसी पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है, तो वो डाइवर्जिंग पॉइंट जो होगा उसी को बोलेंगे वर्चुअल इमेज बोलेंगे। ठीक है? या रिफ्लेक्टेड रे को रिट्रेस करेंगे, ट्रेस बैक करेंगे, तो जहाँ पर दोनों मिलेगा उसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, रियल इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इमेज दो तरह के हो गए, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। इमेज को स्केच करने के लिए किसी पॉइंट पर का, किसी ऑब्जेक्ट के एक पॉइंट का इमेज को स्केच करने के लिए कम से कम हमको कितने रे चाहिए? दो। हम लोग फ्री होते हैं, रे को कहीं पर भी खींच दें तो सेम ही पोजीशन पे इमेज का बनना होता है। तो चलिए एक करके देखते हैं, जब कोई भी रे लेते हैं तो सेम पोजीशन पे इमेज बनता है या नहीं बनता है। ठीक है? तो हमारे पास अब की बार जो है एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। ठीक है? ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, इसका हमको इमेज बनाना है। ठीक है? तो एक पैरेलल रे कोइंसिडेंट करा है, तो पैरेलल रे के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? ये अगर हमारा इंसिडेंट रे है तो नॉर्मल कहाँ होगा? तो नॉर्मल भी इसी लाइन पे होगा, क्योंकि ये सरफेस के साथ इंसिडेंट 90 डिग्री बना रहा है, तो नॉर्मल भी तो यही होना है। तो नॉर्मल यहाँ है, तो इसका मतलब है आई हमारा 0 है, तो आर भी हमारा 0 होगा। आई 0 क्यों है? क्योंकि नॉर्मल तो यही है इसी लाइन पर। 180 नहीं, ये लाइन है जो नॉर्मल है, नॉर्मल कोई वेक्टर नहीं है जिसका अपोजिट में जा रहा है, तो ये नॉर्मल पे लाई कर रहा है इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे भी तो नॉर्मल पर लाई करेगा, तो आई 0 तो आर भी 0 होगा। तो ऐसा होने के लिए कब होगा? जब ये रिट्रेस कर जाएगा। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो यहाँ पर रिट्रेस क्यों किया? क्योंकि नॉर्मल पे आया था तो नॉर्मल की तरफ ही निकल जाएगा, रिट्रेस कर गया। अब रिफ्लेक्टेड रे को हम आगे बढ़ा देते हैं जहाँ तक जा सके, क्योंकि उसको मैच कराना है। अब इसी पॉइंट का, ऐसा नहीं जब इस पॉइंट के लिए हम यहाँ से खींच लें, इसी पॉइंट से एक रे हम ऐसे करके ले लिए। ठीक? थोड़ा सा भद्दा लग रहा है तो इसको हटा ही देते हैं ना, इसका ढीला कर देते हैं, ऐसे कर दे। चलिए, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ, ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं इसको, तो कंफ्यूज कर जाएगा। यहाँ ले लेते, इसी पॉइंट से सीधा लेना चाहिए, क्योंकि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये नॉर्मल खींच लिया हमने, अल्फा एंगल है, तो इतना अल्फा एंगल बना के ही इसको निकलना होगा। निकल गया।
ठीक है। तो अब जो है ये भी अल्फा एंगल हो गया, ठीक। तो इसको रिट्रेस करेंगे रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन से पहले तो ये रे था, उसको रिट्रेस नहीं करेंगे, रिट्रेस रीस्केच कह सकते हैं, हाँ रिट्रेस। तो इसको मिलाते हैं तो यहाँ पर मिल रहा है, तो इमेज यहाँ बन रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा चला गया है, ऐसे जाएगा स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर मिल रहा है, तो इमेज तो यहाँ बन रहा है, ठीक है। हम सेटिस्फाई नहीं है ये दोनों रे से, एक तीसरा रे इसी पॉइंट से मान लेते हैं, ये मिरर जो है हमारा ऐसा है, तो इसी पॉइंट से हम लोग ऐसे कर दिए, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये थीटा है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो इसको जब रिट्रेस करते हैं तो देखते हैं उसी पॉइंट पे आके मिल रहा है। तो इससे या इससे भी करते हैं तो यहीं मिल रहा है, या हम इससे और इससे करते हैं तो यहीं पे। तो हम लोग फ्री है, किसी भी टू रे को हम किसी भी जगह पे स्ट्राइक करेंगे और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और स्केच को अगर अच्छा से करेंगे तो हमको इमेज उसी पॉइंट पर बनेगा। ऑब्जेक्ट अगर फिक्स हो, ऑब्जेक्ट का पोजीशन फिक्स हो तो इमेज वहीं बनना है, चाहे हम किसी भी रे डायग्राम से इसको स्केच करें तो वहीं बनना है। तो हमने देखा इससे भी क्या तो यहीं पर बना। तो अब नॉलेज के लिए जो हम लिखेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के केस में हमारा जो इमेज है उसको बनाने के लिए कम से कम दो रे का ज़रूरत पड़ेगा, और हम इंडिपेंडेंट है किसी भी दो रे को किसी भी तरह से स्केच करने के लिए। तो ठीक है, तो ये था इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो यहाँ लिखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, बाय प्लेन मिरर, ठीक है। अब जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लेन मिरर को हम लोग लिखेंगे। तो पहला प्रॉपर्टीज़ को हम लोग लिख लेते हैं, स्लो स्लो करके पढ़ाएंगे क्योंकि क्लास में तो फास्ट पढ़ाते हैं, यहाँ थोड़ा ज़्यादा समझाना भी पड़ेगा। तो हम लोग करते हैं, देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लेन मिरर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लेन मिरर। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लेन मिरर में पहला प्रॉपर्टीज जो होता है, ठीक है, प्लेन मिरर forms virtual image for real object and real image for virtual object। ये पहला इसका प्रॉपर्टीज़ है, हमने पीछे में इसको किया है। रियल कब बनाएगा, रियल इमेज कब बनाएगा, वर्चुअल इमेज कब बनाएगा, इमेज किसको कहते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, रियल ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, इमेज का डेफिनेशन क्या होता है, सब बता चुका मैंने पीछे। दूसरा चीज़ प्लेन मिरर produces lateral inversion,
ये लेटरल इन्वर्शन क्या है? लेटरल इन्वर्शन, जैसे कि लेफ्ट ऑब्जेक्ट का लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड राइट बन जाएगा, राइट साइड लेफ्ट बन जाएगा। जैसे एल ऐसे लिखा हुआ है तो इसका इमेज ये हुआ ऑब्जेक्ट, ठीक। अब इसी का इमेज ऐसा हो जाएगा, तो लेफ्ट वाला राइट हो गया, राइट वाला लेफ्ट हो गया, और ये क्या हो गया? इमेज, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट का कोई लेटरल इन्वर्सन नहीं है, एक्स का भी कोई लेटरल इन्वर्सन नहीं है, एम का भी कोई लेटरल इन्वर्सन नहीं है, डब्ल्यू का भी लेटरल इन्वर्सन नहीं है। तो ये सब आप बुक से देख के इसका लिस्ट बना सकते हो या खुद से करके लिस्ट बना सकते हो, ठीक है। टाइम वाला प्रॉब्लम में क्या करेंगे, उसको भी आप खींच सकते हो बना के, ठीक। लेटरल इन्वर्सन वाला प्रैक्टिस खुद से कर सकते हो इजीली, तो इसको पॉइंट को याद करके रखना है। तीसरा है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लेन मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर, दोनों बराबर होता है। इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन मिरर आर इक्वल। कैसे? तो इसको समझते हैं हम लोग। तीसरा प्रॉपर्टी था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, ठीक। अगर हमारा ये प्लेन मिरर है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट ये है, ये अगर हमारा एक्स है, ये ऑब्जेक्ट है, और इसका इमेज यहाँ पर है, तो ये भी हमारा एक्स डिस्टेंस पे होगा। तो जितना दूर पर ऑब्जेक्ट है मिरर से, उतना दूर पे इमेज भी होगा। कहाँ से? तो मिरर से। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, ठीक है। फोर्थ वन में हम लिखे, अच्छा इसको साबित करके भी देख सकते हैं बाय हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। जैसे कि ये कोई प्लेन मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस तो होता है आपको कर्व्ड मिरर में, तो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो इसका इमेज बना लेते हैं, तो ये 90 डिग्री पर है, तो ये रिफ्लेक्टेड बैक होगा, इसको पीछे की तरफ हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्टेड बैक हो गया, और दूसरा रे चाहिए, क्योंकि टू फॉर्म एन इमेज एटलीस्ट 2 रेज इज नीडेड, ठीक। अगर ये थीटा एंगल है तो इसको भी थीटा एंगल पे ही होना चाहिए था, हाँ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम रिफ्लेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारा पॉइंट मिलेगा। तो ये वर्चुअल इमेज है, तो इसको हम डॉटेड फॉर्म में लिखेंगे, ऐसे ऐसे ये इमेज है। अगर अच्छे से हम ज्योमेट्री लगाएं तो हम इसको साबित कर देंगे, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। कहाँ से? तो फ्रॉम प्लेन मिरर। तो अगर हमारा ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, और ये कॉमन साइड है, ठीक। उसके बाद ये अगर हमारा थीटा है तो ये भी हमारा थीटा होगा, ठीक। तो ये जो है थीटा होगा, और ये 90 डिग्री यहाँ भी होगा, ठीक। तो हमारा दो साइड्स, एक साइड दो एंगल बराबर है, तो इसका मतलब हो गया दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल, तो इसीलिए दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। तो इसको आप ट्राई कर लोगे, अगर ये एक्स है, ये
जेड है तो एक्स इक्वल टू जेड, यू इक्वल टू वी, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी मतलब इमेज डिस्टेंस। तो आप कर सकते हो कैसे, तो दो साइड, दो एंगल और एक साइड अगर इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हो गया। 10th का आप कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे होंगे मैथ में, ठीक है। तो इससे लगा के हम लोग कर लेंगे। तो ठीक, तो इस पर हम लोग क्वेश्चन में तो करते हैं, अगर कोई इसका सब पार्ट सब लिख लेते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट 8 मीटर पर है और इसका इमेज भी हमको कितना मीटर पे होगा, 8 मीटर पे होगा, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, 8 प्लस 8 16 मीटर। अब कहता अगर ऑब्जेक्ट जो है 2 मीटर मिरर के नज़दीक में चला गया, तब इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, तो केस 2 में हो जाएगा। अब कितना बचा, 6 मीटर इधर से, तो इमेज भी इधर शिफ्ट में 6 मीटर 2 मीटर शिफ्ट कर दिया होगा, ठीक। तो 6 प्लस 6, तो अब दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, 12 मीटर का डिस्टेंस होगा। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग तो करते होंगे, लगा लिए होंगे। इसी पर एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी होता है। चलिए क्वेश्चन बाद में कराएंगे, पहले थ्योरी सबको क्लियर करते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन मिरर के सामने यू वेलोसिटी से जाता है और रन करता है और ये रेस्ट में है प्लेन मिरर, तो इसका इमेज इसको कितना मीटर से आता हुआ दिखाई देगा, ये सवाल रहता है, ठीक है। तो अगर ये 10 मीटर से कर रहा है तो ये 10 मीटर से इधर आता हुआ नज़र आएगा। तो चलिए प्रूफ के लिए, पहले अगर ये डिस्टेंस x था तो इमेज डिस्टेंस भी x पे होगा जब दोनों रेस्ट में होगा, ठीक है। मान लेते हैं ये y डिस्टेंस चला होगा, तो ऑब्जेक्ट भी कितना आ गया होगा इधर, तो y डिस्टेंस आ गया होगा, सॉरी इमेज भी कितना आ गया होगा y डिस्टेंस, ठीक। तो अब जो इसके बीच का डिस्टेंस बचा है वो x माइनस वाई, इसके बीच का डिस्टेंस कितना बचा, x माइनस वाई, ठीक है। तो अब जो इमेज चला होगा ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितना चला होगा, ठीक। तो इसको करने के लिए इमेज का तो निकालना पड़ेगा। पहले ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस था 2x, नो प्रॉब्लम, पहले एक्सिस का था तो इस एक्सिस का था। अब जो है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में जो डिस्टेंस है वो आ गया 2x माइनस वाई, दिख रहा है कि नहीं, 2x माइनस वाई, ठीक। तो हमको चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कितना होगा, तो ये सवाल है। तो इनिशियल पोजीशन उसको क्या मानेंगे, चलिए x फाइनल माइनस x इनिशियल कर लेते हैं। तो ये जो है हमारा तो x फाइनल है और ये 2x जो था x इनिशियल था पोजीशन, तो इससे तो निकलेगा। तो ये x फाइनल हमारा हो गया x माइनस वाई इंटू 2 है ट्वाइस ऑफ, और x इनिशियल जो है वो हमारा कितना है 2x था, ठीक। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस 2y
-2x, तो x कट गया तो ये -2y। तो चेंज इन पोजीशन जो हुआ डेल्टा x में वो 2y का हुआ। तो इसका मतलब हुआ अगर हमारा ऑब्जेक्ट y मूव करेगा तो पोजीशन कितना का हो जाएगा, 2y का हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं डी उसी समय में डेल्टा एक्स बाई टी करेंगे तो ये वेलोसिटी करेंगे तो ये किसका चेंज हुआ, ये ऑब्जेक्ट का हुआ, ऑब्जेक्ट का स्पीड। ठीक, और सॉरी ये चेंज किसके लिए हुआ, इमेज का, तो इमेज होगा, इमेज का पोजीशन का चेंज। ठीक है, तो इसको लिखेंगे y बाय टी। तो ऑब्जेक्ट तो y मूव किया था, y किया था, इमेज कितना कर गया डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स हमारा कितना है -2y। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये होगा इमेज का वेलोसिटी और ये हो गया ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी। तो ऑब्जेक्ट अगर v0 से जाएगा तो इमेज कितना से जाएगा, तो v0 से। तो चलिए, पता नहीं कितना समझ में आया, कितना दिमाग में लगाया, प्रूफ करने का ज़रूरत नहीं था, फिर भी हमने कर दिया। किसी किसी को समझना होता है क्योंकि ये सब क्वेश्चन रह जाता है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, आज प्लेन मिरर तक ही रखेंगे, कल या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कन्वेक्स कर्व मिरर पे चले जाएंगे। तो अभी 1 आवर 17 मिनट हो गया है। चलिए, तो अगर मोहन 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है प्लेन मिरर की तरफ, तो उसका इमेज भी कितना से आएगा, 2 मीटर पर सेकंड से। लेकिन इस ऑब्जर्वर को अपीयर्स कितना से होगा, तो 4 मीटर पर सेकंड से आता हुआ नज़र आएगा। कौन, वेलोसिटी ऑफ इमेज। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर 2 मीटर पर सेकंड है तो उसका इमेज कितना से उसकी तरफ आता हुआ नजर आएगा, 4 मीटर पर सेकंड। मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, चलिए देख लीजिए। अगर ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड से मिरर की तरफ बढ़ रहा है तो इमेज उसको 4 मीटर पर सेकंड से बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो इमेज डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, ये भी दिखाई नहीं दे रहा, तो इमेज डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। ठीक, तो इतना होगा। एक और भी क्या बोलते हैं फेमस क्वेश्चन या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शायद फाउंडेशन में पूछा जा सकता है, पहले 12th में रहता था। अगर किसी इंसान को क्वेश्चन 4 या जो भी कहिए इसको, अगर उसका हाइट h है, कैपिटल H है, तो उसका कंप्लीट इमेज देखने के लिए मिरर का हाइट कितना होना चाहिए, हाइट ऑफ मिरर कितना होना चाहिए, टू सी फुल इमेज, हाइट ऑफ मिरर कितना होना चाहिए। ठीक है, इसका हम प्रूफ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टू सी कंप्लीट इमेज ऑफ अ पर्सन इन अ प्लेन मिरर, इसको लिख लीजिएगा, प्लेन मिरर, द हाइट ऑफ मिरर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द हाइट ऑफ पर्सन, हाइट ऑफ पर्सन। अगर आदमी 6 फीट का है तो इमेज 3 फीट का कम से कम, सॉरी मिरर जो है प्लेन मिरर वो 3 फीट का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो यही है। और भी 5th पॉइंट लिख लीजिए। तो अगर कोई इंसान का हाइट x फीट है, x मीटर है, तो मिरर का कितना हाइट होना चाहिए,
x/2, कम से कम इतना हाइट होना चाहिए टू सी द कंप्लीट इमेज। तो ये हो गया। अब जो है हम लोग और हिट लिस्टेड कंसेप्ट को लिखते चलते हैं। इसका प्लेन मिरर का पावर जो है वो 0 होता है। तो इसको समझने के लिए जितने भी ऑप्टिकल डिवाइसेस है उसका कुछ ना कुछ पावर होता है। तो जो भी ऑप्टिकल डिवाइसेस है अगर लाइट को जमा करता है, कन्वर्ज कराता है, पावर ऑफ ऑप्टिकल डिवाइसेस, पावर ऑफ ऑप्टिकल डिवाइसेस, लेंस, मिरर, ये सब ऑप्टिकल डिवाइसेस है। तो कन्वर्जिंग जो जमा करता है रे को किसी पॉइंट को, उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग ऑप्टिकल डिवाइसेस, कन्वर्जिंग डिवाइस। और एक होता है डाइवर्जिंग डिवाइस। इसे को दिमाग में रखना है तो गलती नहीं होगा, वो कंसेप्ट भी मिलता जाएगा। डाइवर्जिंग डिवाइस ये किसी पॉइंट से लाइट रे को फैलाता है, मतलब डाइवर्ज करवाता है। ठीक, तो इसका पावर हमेशा पॉजिटिव होता है और इसका पावर हमेशा नेगेटिव होता है। पावर की बात चल रहा है, ठीक है। और जो ऐसा नहीं करेगा उसको क्या बोलते हैं, जीरो पावर वाला। तो प्लेन मिरर जो है, प्लेन मिरर के पास में क्या है, जीरो पावर है। प्लेन मिरर हैज जीरो पावर, ठीक है। आगे मिरर लेंस में हम देखेंगे नेगेटिव किसका होगा, पॉजिटिव किसका होगा। तो प्लेन मिरर का यहाँ पे पावर 0 है, ठीक है। तो इसको भी दिमाग में ये 5th या 6th जो भी है नोट कर लीजिएगा, ठीक। ये हमारे पास कोई प्लेन मिरर है, अगर पूछे इसका कर्वेचर कितना होगा, तो इसका कर्वेचर जो है ये 0 है, कोई कर्वेचर इसमें नहीं है। कैसे, क्योंकि ये स्ट्रेट है, प्लेन मिरर के हमारा स्ट्रेट है, इसमें कोई कर्वेचर नहीं। कर्वेचर तो सर्कल में या सर्कुलर पाथ में है, इसमें कर्वेचर है। अगर आपसे पूछे इसमें ज़्यादा कर्वेचर है या इसमें ज़्यादा कर्वेचर है, तो ज़्यादा कर्वेचर इसमें है, इसमें थोड़ा कम है, इसमें ज़्यादा कर्वेचर है, ठीक है। इससे ज़्यादा कर्वेचर इसमें होगा, क्योंकि अगर कर्वेचर करेंगे तो जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा उसका कर्वेचर ज़्यादा होगा। इसका कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है, तो इसका कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगा। और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, तो इसका कर्वेचर ज़्यादा होगा। तो इसको नहीं समझ में आता बच्चों को, जिससे इसको दिक्कत आता है। इसको भी समझा देते हैं। कर्वेचर ऐसे लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है 1/, कर्वेचर, कर्वेचर अलग चीज़ है और रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग चीज़ है। साफ साफ लिखना पड़ेगा, बहुत पैनिक सिचुएशन होता है इसमें। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 1/, कर्वेचर, रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 1/, कर्वेचर, ठीक। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 1/, कर्वेचर, इसको याद रखना है। अब सवाल आपसे पूछेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो सवाल ये है, थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लीजिए इसको। ये स्ट्रेट लाइन है, इसका कर्वेचर 0 है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, 1/0, तो इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। तो स्ट्रेट लाइन का रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें कर्वेचर तो 0 है। तो प्लेन मिरर का भी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, एक मिनट, क्या होगा,
प्लेन मिरर के रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होगा। सॉरी, टेढ़ा क्यों हो गया? हाँ, चलिए इसको कंक्लूड करते हैं। तो प्लेन और मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी होगा। तो फोकल लेंथ क्या होगा? r/2, ये भी इन्फिनिटी होगा। और आगे पर चलिए के पढ़िएगा, पावर इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ, तो 1 बाई इन्फिनिटी 0 हो गया। तो प्लेन मिरर का पावर 0 होगा, प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होगा, फोकल लेंथ इन्फिनिटी होगा। प्लेन मिरर लेटरल इन्वर्सन पैदा करता है। ठीक, एक चीज़ और भी रह गया है, लेकिन चलिए उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग। देखता हूँ, पहली बार नया मोबाइल से हमने वीडियो बनाया है, देखते हैं कैसा होता है। ठीक है, सी यू, बाय।